हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 19 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हमारी क्लासेस की खासियत ये है कि हम ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही हम आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट करके, कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ फ्यूचर में याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप हमारी इस क्लास को करके देखिए। इसका रिजल्ट आप अपने अपकमिंग मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे। करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने के करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें कि जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन में देखेंगे कि हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ज़रूर इंक्लूड करते हैं आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, विद दिस नोट चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है, जो हमने टॉप 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं, उनको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन क्या किया था? दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये है मिस्टर राजकुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 2 था, भारत ने किस नाम से अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64-बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? इसका नाम है ध्रुव 64। इसको किसने डेवलप किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये है इटली देश। क्वेश्चन नंबर 4 था, IPL के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? ये हैं कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस बिल की मंजूरी दे दी है? यहाँ पर इस बिल का नाम है शांति बिल 2025। यहाँ पर शांति का फुल फॉर्म था सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 था, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा दिसंबर 2025 में प्रकाशित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? ये शिखर धवन की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 7 था, नवंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है शेफाली वर्मा ने भारत से। ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए बने हैं साइमन हार्मर, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए संघर्ष में क्षतिग्रस्त प्रेह विहार मंदिर परिसर मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? ये भगवान शिव का मंदिर था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है? तो मिस्टर सुरेश गोयल को। क्वेश्चन नंबर 10 था, विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड यानी ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये स्टैब्लिश हो रहा है भारत के आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। क्वेश्चन नंबर 11 था, नागरिकों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए मेरी योजना पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। और आखिरी प्रश्न यहाँ पर था, किस राज्य के पारंपरिक कपड़े पोंडूर खादी को GI टैग प्रदान किया गया है? ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। और अगर आप इनको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने कल हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। आप कल का लेक्चर हमारा रेफर करिएगा इन केस आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को एथियोपिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया से सम्मानित किया गया है? एथियोपिया देश का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है उसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया। इस साल ये किस ग्लोबल लीडर को दिया गया है? करेक्ट आंसर है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, टाइम टू टाइम नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग देश ने इस साल बहुत सारे अपने ऑनर्स दिए हैं, उनमें से एक देश है एथियोपिया। ठीक है,
पुरस्कार का नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया और इसको दिया है एथियोपिया देश ने खुद। 2025 में किसे मिला है तो नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी जी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। किसने दिया है? एथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28वां शीर्ष विदेशी राजकीय सम्मान है। ये सम्मान भारत और एथियोपिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एथियोपिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो इस साल मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ठीक है, एथियोपिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? एथियोपिया 2027 में COP 32 को होस्ट करेगा। ठीक है, और 2026 में बात करेंगे तो कौन सा देश होस्ट रहेगा COP 31 के लिए? पहले तो ऑस्ट्रेलिया और टर्की के बीच में बहुत दिनों तक ये बात जारी थी कि कौन इसको होस्ट करेगा, लेकिन फाइनल जो आंसर आया है वो टर्की। ठीक है, टर्की 2026 में COP 31 को होस्ट करने वाला है। और 2025 की हम बात करेंगे तो COP 30 को यहाँ पर होस्ट किया है ब्राज़ील के बेलेम शहर ने। ठीक है, तो ये पूरी चार्ट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट करना होगा कि अगर कोई भी वर्ड या कोई भी कंट्री का नाम, कोई भी पर्सनैलिटी का नाम आप देख रहे हैं तो फिर आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये किस वजह से पिछले दिनों न्यूज़ में आया था। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है विश्व खाद्य पुरस्कार, ये दिया गया इस साल डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया को। 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है भद्रेश दास को। एबल पुरस्कार जिसको कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, ये इस साल दिया गया है मसाकी काशीवारा को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर दिया गया है समर अबू एलॉफ को। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 मिला है अनीसुर रहमान को। संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया RK श्रीराम कुमार को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार इस साल दिया गया है गुंटर ब्लॉशेल को। 59th एडिशन जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार का, ये मिला है मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला को। अगला है डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैन ब्रॉग, ये दिया गया मिस्टर विजय शंकर को। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 मिला है चिरंजीवी को। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 मिला है भारतीय रिजर्व बैंक को। नॉर्वे देश का जो होलबर्ग पुरस्कार होता है वो इस साल दिया गया गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। मिसेज यूनिवर्स इस साल बन गई हैं एंजेला स्वामी। और यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है इस साल राम सुतार को, जो कि स्कल्प्टर हैं और डिज़ाइनर हैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के। ठीक है, बहुत ही फेमस स्कल्प्टर हैं। तो ये पूरी आपकी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अवार्ड्स एंड ऑनर्स है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट चाहते हैं पुरस्कार और सम्मान के 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, तो करंट अफेयर्स बाय रवि जो हमारा चैनल है, इस पे आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियोस इसके रिगार्डिंग मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस किए हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस लगभग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है जो ग्रेजुएट हो रही हैं फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी? करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, साई जाधव। ठीक है, तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के 93 साल के इतिहास में साई जाधव पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएट होकर सेना में कमीशन प्राप्त किया है। साई जाधव ने टेरिटोरियल आर्मी के विशेष कोर्स के तहत अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1932 में हुई थी। ठीक है, तो ये जो साई जाधव हैं ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन गई हैं जो कि ग्रेजुएट हो रही हैं फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर पहली बार होगी और अगर कहीं पर वुमेन की बात आती है तो फिर वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन में है शारदा धामी, ये किस वजह से न्यूज़ में आई थी? ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स में जो कि हमारी फ्लाइट कमांडर बनी थी। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके में कई बार पूछा जाता है कि हमारी पहली वुमेन ऑफिसर कौन है इंडियन एयरफोर्स की जो कि पहली बार फ्लाइट कमांडर बनी थी, तो ये है शारदा धामी। ठीक है, यहाँ पर शिवा चौहान ऑप्शन में है, ये कौन है? ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने ऑपरेशन टेक ओवर किया था सियाचिन ग्लेशियर पे। जैसा कि हम जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ही युद्ध वाला क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर यूजुअली वुमेन को एम्प्लॉय नहीं किया जाता है, लेकिन शिवा चौहान जो है ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी थी जो कि यहाँ पर डिप्लॉय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अवनी चतुर्वेदी, ये कौन है? ये फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट पायलट हैं इंडिया में। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस भी एक बार देखना चाहिए कि इसमें से आप किसको जानते हैं और अगर कोई इंपॉर्टेंट नाम है तो वो किस वजह से न्यूज़ में था, उनके बारे में आप क्या चीज़ गेस कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड पे आप प्रेशर डालेंगे ना तो फिर करंट अफेयर्स को आप आसानी से याद रख सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक यहाँ पर है 104। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
ये है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स। ये सूचकांक जो है ये हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा अल्फाजियो के सहयोग से जारी किया गया। ये सूचकांक 2 प्रमुख स्तंभों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। पहला है निवेश जोखिम और दूसरा है लचीलापन। ठीक है, भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत को 104 नंबर का स्थान दिया गया। भारत का कुल स्कोर यहाँ पर था 54.42, जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। ठीक है, सिर्फ आपको रैंक याद रखनी है। सिंगापुर शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र एशियाई देश है और इसका स्थान क्या था? चौथा। ठीक है, टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले पर आता है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर आता है डेनमार्क और तीसरे पर है नॉर्वे। स्कोर याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश आया? मिस्र। ठीक है, तो सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है ये याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है, ये याद रखिएगा। और भारत का स्थान यहाँ पर है 104। ठीक है, तो कौन सी ये इंडेक्स थी? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीत लिया है? फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड तीसरी बार किसने जीता है यहाँ पर लगातार? आंसर हो जाएगा एताना बोनमाटी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फीफा ने कतर के दोहा में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरस्कार 2025 का आयोजन किया था और ये पूरी आपकी सूची है विजेताओं की। फीफा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है उस्मान डेम्बले को। ये फ्रांस के से बिलोंग करते हैं, पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं। फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर रही एताना बोनमाटी, स्पेन देश से बिलोंग करती हैं, बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। पुरुष गोलकीपर यहाँ पर रहे जियान लुइगी डोनारुमा। पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ कोच साबित हुए लुइस एनरिक। महिला गोलकीपर बेस्ट थी हन्ना हैम्पटन। महिला कोच ऑफ द ईयर साबित हुई सरीना विगमैन। फीफा फेयर प्ले पुरस्कार दिया गया डॉक्टर एंड्रियास हार्लस न्यूकिंग को, ये जर्मनी से हैं। और फीफा फैन अवार्ड दिया गया जाखो ऐसी समर्थकों को। ठीक है, ज़्यादातर आपसे फीफा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर और महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर ही पूछा जाता है। ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब था ये तीसरी बार लगातार एताना बोनमाटी को दिया गया है। ये कौन से देश को बिलोंग करती हैं? स्पेन को, और ये बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। ठीक है, अच्छा, इस साल अगर हम बात करें तो पहली बार फीफा ने एक पीस प्राइज करके इस्टेब्लिश किया है अवार्ड, फीफा पीस प्राइज। ठीक है, और ये पहली बार है, यानी कि 2025 में ये इसका पहला एडिशन है। किसको दिया गया इस साल? ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, तो ट्रंप को मिला है फीफा पीस प्राइज इस साल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? कौन से नेशनल हाईवे पर इंडिया ने शुरू किया अपना पहला वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे? करेक्ट आंसर हो जाएगा NH45 पे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वन गलियारों से सुगम सड़क संपर्क सुनिश्चित करते हुए पशु वाहन दुर्घटनाओं को कम करना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन NH45। अगर आपसे राज्य पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक राज्य है जिसने की कोशिश करी थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करने का, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरला राज्य। ठीक है, तो अभी इसी साल केरला ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करने की कोशिश करी थी और इसी के साथ केरला ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। रीज़न क्या था? क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पावर्स होती हैं वो ज़्यादातर सेंटर के पास होती हैं। ठीक है, स्टेट के पास कम पावर्स होती हैं, लेकिन केरला राज्य में बहुत ज़्यादा ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट देखा गया, जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि सेंटर इस मामले में स्लो है, तो ये पावर्स हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाएंगे जिससे कि ये जो कन्फ्लिक्ट है कम हो सके। ठीक है, तो यही रीज़न है कि केरला ने पहली बार कोशिश करी अमेंड करने की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को, और इन्होंने ट्राई किया है कुछ पावर्स अपने हाथ में लेने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिलीज हो गया है, लोवी इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है आपको ये बताना है। तो इंडिया 3rd नंबर पर आता है इसमें, तो एशिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में हम 3rd पोजीशन पर आते हैं। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सूचकांक संसाधनों और प्रभाव के आधार पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों और क्षेत्रों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करता है। भारत की रैंक यहाँ पर तीसरी थी और ये 27 देशों में हमारा स्थान था। ठीक है, स्कोर यहाँ पर 40 था, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत पहली बार 40 अंक की सीमा पार करके मध्यम शक्ति से प्रमुख शक्ति की श्रेणी में शामिल हो गया है। भारत ने इस रैंकिंग में जापान और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ा है। ठीक है, शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो फर्स्ट स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे पर है भारत। ठीक है, तो भारत की रैंक यहाँ पर याद रखिएगा, तीसरी है हमारी रैंक, यानी कि हम सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में हम तीसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? एकता नाम की एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ हाल ही में कंडक्ट की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मालदीव्स के साथ। ठीक है, तो वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था ये एकता। इसमें भारत और मालदीव्स देश ने हिस्सा लिया है। ये इस अभ्यास का 8वां संस्करण था। ये इवेंट हुआ है मालदीव में। भारतीय नौसेना और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल इसमें गई थी पार्टिसिपेट करने, और इसमें कॉम्बैट डाइविंग, बोर्डिंग ऑपरेशन, फायरिंग ड्रिल और विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन शामिल थे। ठीक है, तो एकता नाम की जो एक्सरसाइज है वो भारत और मालदीव्स के बीच में हुई है। इस साल के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? तो मालदीव। ठीक है, ऑप्शन में है श्रीलंका, सीशेल्स और मॉरिशस। आइए देखते हैं इंडिया इनके साथ कौन सी एक्सरसाइजेस करता है। श्रीलंका के साथ में हम 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। पहली आपकी हो गई मित्रा शक्ति। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि मित्रा शक्ति नाम की एक्सरसाइज इंडिया कौन से देश के साथ करता है। और दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्लेनेक्स। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। सीशेल्स के साथ में हम एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं और इसका नाम है ल्यामितिए। ठीक है, और मॉरिशस के साथ ऐसा हमारी कोई खास एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? कौन सी एक इंडिया की फिल्म है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी? कहाँ पर? 98th एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स 2026 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, होम बाउंड। ठीक है, ऑस्कर 2026 की रेस में बॉलीवुड की फुल फिल्म जो है वो होम बाउंड, ये 86 देशों की फिल्मों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में 71 देशों को पीछे छोड़ते हुए टॉप 15 में इसने अपनी जगह बना ली है। ये फिल्म अब 98वें एकेडमी अवार्ड्स की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। इसके निर्देशक हैं नीरज घायवान। ठीक है, तो होम बाउंड मूवी का नाम याद रखिएगा। ये शॉर्टलिस्ट हुई है फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी इंडिया की तरफ से एट द 98th एकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, इस साल के अगर हम ऑस्कर्स की बात करें 2026 की, तो पहली बार इसमें कैटेगरी इंक्लूड की गई है। आपको इस कैटेगरी का नाम याद रखना है, ये है कास्टिंग कैटेगरी। ठीक है, यानी कि कास्टिंग कैटेगरी में भी अब compete किया जाएगा ऑस्कर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। IPL 2026 की मिनी नीलामी में कैमरून ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं, लेकिन अधिकतम वेतन सीमा के कारण उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी? कैमरून ग्रीन जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर बने IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में, लेकिन मैक्सिमम फीस रूल की वजह से इनको जो एक्चुअल सैलरी रिसीव हो रही है वो कितनी है? 18 करोड़ रुपए। ठीक है, इनको इतनी सैलरी रिसीव होगी। तो IPL 2026 मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन के लिए 25.2 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाई, जो कि विदेश खिलाड़ी के इतिहास में सबसे बड़ी बोली थी। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने परचेज किया। ये भी बात याद रखिएगा कि इनको किसने खरीदा है। हालांकि IPL के नियमों के तहत विदेशी खिलाड़ियों की अधिकतम सैलरी कैप 18 करोड़ रुपए है, इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स जो हैं इनको कैमरून ग्रीन को केवल 18 करोड़ रुपए ही देने होंगे। ठीक है, अतिरिक्त राशि जो हो रही है 7.2 करोड़ रुपए, ये BCCI के खिलाड़ी विकास कार्यक्रम में चली जाएगी। ठीक है, तो खिलाड़ी विकास कार्यक्रम जो चलता है BCCI का, उसमें 7.2 करोड़ रुपए जाएंगे। इनको एक्चुअल में कितनी सैलरी दी जा रही है? 18 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन। ठीक है, ये IPL 2026 की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम IPL 2025 की बात करेंगे तो IPL 2025 में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन साबित हुए थे? इनका नाम क्या था? इनका नाम था ऋषभ पंत। ठीक है, और इसी के साथ IPL 2025 किसने जीता था? तो IPL 2025 के लिए विनर थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने पंजाब किंग्स को फाइनल्स में हराया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन ने किस ऑपरेशन के तहत 30,000 जीवित जानवरों को तस्करी से बचाया है? तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल ने मिलकर 30,000 लाइव एनिमल्स को रेस्क्यू किया स्मगलिंग होने से इनको, और किस ऑपरेशन के तहत बचाया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन थंडर 2025। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। तो ये ऑपरेशन 134 देशों की एजेंसियों की भागीदारी से चलाया गया, जिसमें पुलिस, कस्टम, बॉर्डर सिक्योरिटी, वन और वन्यजीव विभाग शामिल थे। अभियान के दौरान लगभग 30,000 जीवित जानवरों के साथ संरक्षित पौधों, लकड़ी और अन्य अवैध वन्यजीव उत्पादों की भी बड़ी मात्रा में जब्ती हुई है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो है, क्या नाम है इसका? ऑपरेशन थंडर। इसके तहत 30,000 लाइव एनिमल्स को बचाया गया है फ्रॉम स्मगलिंग। ठीक है, टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाती रहती है, और हाल ही में इन्होंने ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया था। और क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद म्यांमार गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्रह्मा को किस देश की मदद के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? तो म्यांमार देश के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नए चेयरमैन और MD कौन बन गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड के लिए?
करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर बी साईराम। ठीक है, ये बन गए हैं नए चेयरमैन और एमडी कोल इंडिया लिमिटेड के लिए। कोयला मंत्रालय ने बी साईराम को कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त कर लिया है। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो भारत सरकार और कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है इसको। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1975 में। ठीक है, तो फिलहाल इसके नए चेयरमैन और एमडी बने हैं कोल इंडिया लिमिटेड। पिछले दिनों हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बात की थी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की हाल ही में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं, और इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि कहीं पर भी कोई महिला अपॉइंट होंगी पहली बार तो वो इंपॉर्टेंट है। संगीता बरुआ पिशा रोती। ठीक है, ये हैं हमारी नई वुमेन प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत ने अपनी एलोरा की गुफाओं और किस देश के पेट्रा विश्व धरोहर स्थल के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और संरक्षण के लिए ट्विनिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि ये जो पेट्रा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कहाँ पर लोकेटेड है? ये जॉर्डन कंट्री में है। ठीक है, और इंडिया ने हाल ही में ट्विनिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके बाद हमारी जो एलोरा केव्स हैं और इस कंट्री के जो पेट्रा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज होगा। ठीक है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग एग्रीमेंट किया गया। इस समझौते का लक्ष्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, पुरातात्विक संरक्षण की तकनीकों को साझा करना और सिस्टर साइट संबंधों को मजबूत करना। यूनेस्को की स्थिति देखते हैं। एलोरा जो है, एलोरा केव्स हमारी, ये 1983 में यूनेस्को साइट बना था। पेट्रा 1985 में यूनेस्को साइट बना और ये दुनिया के 7 अजूबों में से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जॉर्डन। जॉर्डन की बात करेंगे तो ये मिडल ईस्ट में लोकेटेड एक कंट्री है, और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अम्मान, और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? तो जॉर्डानियन दिनार। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। ये सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में से ही होते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? दूसरा प्रश्न है, वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? और तीसरा प्रश्न है, दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आपको क्लास कैसी लगी आप इसका फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप अपना व्यू भी कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।